समझदार व्यक्ति एक बेवकूफ से भी जीवन में कुछ ना कुछ सीख लेता है, लेकिन एक बेवकूफ व्यक्ति एक समझदार आदमी से भी जीवन में कुछ सीख नहीं सकता। तो अब आप कुछ सीख के जाओगे या नहीं जाओगे, उससे मेरी समझदारी का कोई बाकी आप समझदारी डन। हंसते रहेंगे सब लोग, एक बार सब मिलके करेंगे सुपर। तो एक बार ही अपने परिचय के साथ अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ। ऐसे कुछ साथी बाई चांस गलती से जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आज से पहले कभी ना देखा हो, कभी नहीं, उत्तरी 50% से भी ज्यादा। वेरी गुड, मैं सपने में भी नहीं आया आपके कभी। बेकार हो गया। तो जिनसे पहली बार परिचय हो रहा है, मैं अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम गौरव मेहरा है, दिल्ली का मैं रहने वाला। दिल्ली में ही मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन सब दिल्ली एनसीआर से है। कल आलोक पांडे जी बहुत सारी स्लाइडें दिखा रहे थे, तो वो दिखा तो रहे थे मिडिल क्लास मेंटालिटी और मिडिल क्लास परिवार। सच बताऊं तो जब वो मुझे दिखा रहे थे तो मेरी नज़रें इतनी नीचे थी और मन में इतना हंस रहा था मैं कि मेरी स्लाइड ही चुरा के लाए हैं। क्योंकि मुझे अपना घर याद आ रहा था कि कैसे वो बता रहे थे बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई पहनते हैं, और मैं मन में इतना खुश हो रहा था कि शुक्र है कि मेरा तो छोटा ही था, मेरे को तो पहली बार ही मिलेगा। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार को मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड हैं पंजाब नेशनल बैंक से, मेरी मदर हाउसवाइफ पूरा जीवन रहे, और एक एम्प्लॉई फैमिली में मेरा पला बड़ा है। मेरे चाचा जी, ताया जी सब नौकरी करते थे। तो बचपन से एक ही चीज़ सुन सुन के मैं बड़ा हुआ कि बेटा अगर जीवन में कामयाबी चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए, उसमें अच्छी नंबर लाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और वहाँ अच्छे नंबर आ गए तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे को बचपन से यही प्रोग्रामिंग थी कि सफलता का अर्थ है अच्छी नौकरी, और अच्छी नौकरी पाने का रास्ता है अच्छी पढ़ाई और उसमें अच्छे अंक। तो यही जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उतना पढ़ा। मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया गाजियाबाद से, फिर अपना MBA किया एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से, और MBA करने के बाद फिर मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई TVS मोटर कंपनी में, जहाँ पे मैं बतौर टेरिटरी मैनेजर कार्यरत था। चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग हो गई और मुझे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और 1/3 पंजाब, इन 3 राज्यों का डीलर चैनल संभालने का कार्यभार कंपनी की ओर से सौंप दिया गया। 6.5 लाख रुपए का मेरा सालाना पैकेज था जो मुझे TVS में मिला, और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा जीवन जो हर 24 साल में एक बच्चा अपने लिए सपना देखता है, वो सब मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से एक शॉट में ही पूरा हो गया। 48,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी, एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई, और एक अच्छे ब्रांड या एक अच्छी कंपनी के साथ आप कह सकते हैं करियर की शुरुआत हो गई। इस इंडस्ट्री में, इस काम में आने का मौका मिला था दोस्तों आज से लगभग 17.5 साल पहले। 29 जून 2007 को मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया। जिस दिन इस कारोबार में आया, ना तो इस बिजनेस की मुझे कोई जानकारी थी और ना ही इस व्यापार को शुरू करने की मेरी अपनी कोई इच्छा थी। इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक वजह रही कि जो व्यक्ति मुझे इस काम में लेके आए थे उनको मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। और मेरे कल यहाँ पे भी बहुत से साथी ऐसे बैठे होंगे, शायद वो इस बिजनेस में खुद नहीं आना चाहते थे, लेकिन जो व्यक्ति उनके पास चल के आया उनको मना ना कर पाना उनका कारण बन गया यहाँ पे आने का। कि मैं मतलब ये सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं? मेरी भी कहानी बिल्कुल मिलती जुलती थी। मैं काम करूंगा ऐसा दूर दूर तक मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस क्योंकि बॉस ने बोला तो पैसे देने ही पड़ेंगे, ये मेरी मजबूरी समझ लीजिए, ये सोच के मैंने उनको पैसे दे दिए। और जब मैंने पैसे दिए तो मैं कुछ विचित्र लोगों में से था जो अपनी इच्छा के अगेंस्ट पैसे देके भी बहुत खुश थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले पैसे लिए और बाद में एक सामान की लिस्ट मुझे दी कि इसमें से गौरव जो तुझे अच्छा लगे वो तू चुन ले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो पैसे दिए कम से कम बदले में उसके कुछ मिलेगा। तो क्योंकि मेरे दिल को पक्का पता था कि अगर मेरे बॉस सिर्फ पैसे भी मांग लेते और बदले में कुछ नहीं भी देते तो भी मैं चू नहीं कर सकता था। तो मुझे लगा भागते भूत की लंगोटी से, चलो कुछ तो हाथ में आया, पर मन में एक गलतफहमी पैदा होने लगी कि चलो बढ़िया ही हो गया, मैंने पैसे दिए, बदले में मनचाहा सामान मिल गया। लेकिन फिर भी
बॉस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन तो आई गई, तो जिस समय पे प्रमोशन का समय आएगा या जिस समय सैलरी के बढ़ने का समय आएगा, मैं उस समय याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने उस दिन आपके कहने पे पैसे वैसे दिए थे, आप भी थोड़ी कलम अपनी थोड़ी तेज ही रखना आज। ऐसे करके मेरे मन में गलत फहमी सी बनने लगी। लेकिन ये गलत फहमी दोस्तों लगभग 10 सेकंड तक ही चली, क्योंकि 10 सेकंड के बाद उन्होंने बाउंसर मारी और उन्होंने बोला बेटा अब जैसे तुमने अपने पैसे दिए थे वैसे 4 दोस्तों के और दिलाओ चलो। अब वहां मैं फंस गया, मैं कहा बेटा ये क्या हुआ, क्योंकि ना तो इस काम को करने का कोई इरादा, ना इस काम पे मेरा कोई विश्वास, लेकिन अब क्योंकि वो मेरे रिपोर्टिंग बॉस थे तो मैं ऐसे बेशर्मी से मुंह पे नहीं बोल सकता था कि मैं तो नहीं मिलवा रहा किसी से, जो कर सकते हो कर लो। तो मैं क्या करने लगा, एक बड़ा ही आसान बहाने बनाने का रास्ता अपनाने लगा। वो जब भी मुझसे इस बिजनेस की बात करने की चेष्टा करते थे, मैं कोई ना कोई बहाना बना के कि भाई आज तो मेरे दोस्त बहुत बिजी चल रहे हैं, आज तो मेरा ही सर शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, मैं लगभग 10 दिन तक इस बात को टालता चला गया। लेकिन आप मुझे बताइएगा, जीवन में जिस व्यक्ति से कभी कभी मिलना उससे बचना तो फिर भी आसान है, जिससे रोज ही मिलना मुश्किल है, और जिसको रोज ही जाके खुद ही गुड मॉर्निंग बोलना असंभव। तो 11वें दिन ऐसे ही मैं गया और ऐसे जाके मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, तो वो बोले सिट डाउन सर। और ऐसे आंखों में आंखें डाल के बोलते थे यार तू सच बता दे चक्कर क्या है, क्योंकि ना तो तू किसी से मिलवा रहा है और ना तो मना करता है, तो कोई तो ऐसी चीज है ना जो तेरे मन में चल रही है, तो खुल के बोल आज क्या बात। तो उस दिन पहली बार जीवन में जो मेरे असली विचार इस काम के प्रति थे वो मैंने उनके सामने व्यक्त किए और मैंने उनसे कहा सर दिक्कत ये नहीं है मैं 4 लोगों को आपसे मिलवा नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा तो 4 शाम तक तो ढूंढ ही लूंगा, और मुझे ये भी पक्का पता है इन 4 को हमारा बिजनेस समझ में आए ना आए, प्रोडक्ट पसंद आए ना आए, अगर मैं कह दूंगा तो पैसे तो ये तुरंत ही दे देंगे आपको। समस्या तो सारी ये है आपसे तो वो जीवन में पहली और आखिरी बार मिलेंगे, भाई साहब मेरा तो रोज का उठना बैठना है, मेरा तो खून पी जाएंगे बाद में, मैं कैसे पेश करूं। तो उन्होंने बोला भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है, जब हम पैसे लेंगे तो बदले में उनका मनचाहा सामान तो उनको दे ही रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी इस प्रकार के व्यापार में कभी किसी को कुछ क्रांतिकारी करते नहीं सुना। उल्टा अगर गलती से कभी इस प्रकार के व्यापार की किसी से चर्चा करने की कोशिश भी की तो सामने से इतना भयंकर रिएक्शन आया कि अपनी हिम्मत नहीं हुई लिफाफा खोलने की सामने। और दूसरी चीज मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप क्यों कर रहे हो। मेरा 6.5 लाख रुपए साल का पैकेज है, मैं उसी में फूल के गोलगप्पा हुए जा रहा हूँ जैसे पता नहीं मैंने क्या कर डाला। आपका 18 लाख रुपए साल का पैकेज है, आप पूरे नॉर्थ इंडिया के यंगेस्ट एवर एरिया मैनेजर हैं, मेरे जैसे 4 लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, और मैं सच कहूं तो मेरी तो पूरी नजर आपकी कुर्सी पे लगी है। जब आप प्रमोट हो जाओगे या किसी और कंपनी में स्विच करोगे, मुझे तो वो 18 लाख रुपए साल की कुर्सी पे आके बैठना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको कौन सा सोने का तार इस काम में दिखाई देगा। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से पलट के मुझसे कहा देख जीवन में पहली बार तूने खुल के मुझसे बात की है, सच्चाई क्या है मैं तुझे आज बताता हूँ। तेरे को 29 तारीख को सुबह सुबह ही मैंने ये काम शुरू करा दिया था, खुद मैंने 28 की रात को शुरू किया है। पता तो मुझे भी नहीं है ये क्या है, लेकिन हाँ जिन्होंने मुझे शुरू कराया वो पिछले 10 दिन से मुझे कॉल कर करके बोल रहे हैं कि यार तुमने कुछ लोगों को अपने विश्वास पे इस काम में ले लिया, तो एक बार तुम मेरे पास आओ, ये काम क्या है देख तो लो, इसको कैसे किया जाता है मेरे से आके सीख तो लो, तो अगर तू सही समझे तो मिलके उनके पास चलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, अगर उनकी बात सुनने के बाद ये काम करने लायक लगा तो मिलके कर लेंगे, और अगर उनकी बात सुनने के बाद भी लगा कि यार गलत पंगा ले लिया तो एक शॉपिंग समझ के इस काम को भूल जाएंगे। और मैं ये वादा करता हूं कि जीवन में कभी इस काम के लिए तुझे दोबारा तंग नहीं करूंगा। अच्छा आप बताओ, आप मेरी जगह होते तो डील कैसी थी? बढ़िया थी। बाय गॉड की कसम मुझे ऐसा लगा इससे बढ़िया डील नहीं हो सकती, क्योंकि रोज की छुपन छुपाई खेलते खेलते मैं थक गया, तो मुझे लगा एक ही बार इनके साथ जाता हूँ और इतने कीड़े इस काम में निकाल के आऊंगा, साला इनकी छुड़वा के आऊंगा भाई, समझ खून पी लिया मेरा, बंदे मिलवा दे बंदे मिलवा। और कसम से बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी छुड़वाने के चक्कर में चला गया मैं जैसे मुझे उम्मीद है आप में से भी आधे इसीलिए आए होंगे आज। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी ना तो सीखने ना समझने
और जैसा कल आलोक जी बोल रहे थे तालियां बजाने, तो बिल्कुल नहीं गया था, क्योंकि वहां पे बैठे बैठे जब कोई यहाँ से बोलता था कि तालियां बजाओ तो मन में से आवाज आती, हम क्यों बजाएंगे, तुम जा रहे पैसे तुम बजाओ ना। लेकिन दोस्तों, उस प्रोग्राम में जाने के बाद, वो प्रोग्राम भी आरटीपी था लकीली, जिसमें आप आए हैं 2 दिन का, ऐसा ही प्रोग्राम था। उस आरटीपी में जाने के बाद मैं बैठा तो बिल्कुल बेमन से था, लेकिन अब बैठा तो था, चीजें दिखी, माहौल दिखा, तो वहां पे जो लॉजिक उन्होंने दिए, जो डेटा उन्होंने स्टेज के माध्यम से प्रस्तुत किया, और जो अचीवमेंट्स मैंने लोगों की अपनी आंखों से देखी, वहां पे जाके मुझे फिर ये मानना ही पड़ा कि ये व्यापार छोटा नहीं है, बल्कि इस व्यापार के प्रति जो मेरी सोच है या जो मेरी समझ है वो बहुत छोटी है। और वहां से मेरी असली जिज्ञासा डायरेक्ट सेलिंग के लिए जागी, ये क्या चीज है, ये कहाँ पैदा हुई, हिंदुस्तान में कब। सबसे बड़ी दुविधा इस काम के लिए 2 प्रकार के लोग मुझे मिलते थे। पहले वो जो कहते थे भाई साहब मरता मर जाऊंगा लेकिन इसे नहीं करूंगा। आपको मिलते हैं ऐसे लोग? मरता मर जाऊंगा, इसको करूंगा तो छोड़ो, देखूंगा भी नहीं, किताब भी मत खोलना, हम देखना ही नहीं तुम्हारा काम। ऐसे मिलते हैं कि नहीं बोला? तो एक तो ये वाले लोग थे। दूसरे वो लोग जो बोलते हैं भाई साहब मरता मर जाऊंगा, अगर करूंगा जीवन में तो यही वाला काम करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं कुछ और। तो मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये थी, भाई साहब दोनों में से सही कौन बोल रहा है? हेलो। और उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए फिर मैंने इसको पढ़ा कि ये कहाँ पैदा हुई, क्या ताकत है इस काम में कि लोग जो इस काम में आते हैं वो इसके लिए इतने ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जितना मैं इसको पढ़ता चला गया, मैं भी इसकी ओर उतना ही आकर्षित होता चला गया। लगभग 3.5 महीने अपनी नौकरी के साथ साथ मैंने इस व्यापार को किया। फिर 12 अक्टूबर 2007 को बहुत मेहनत से पाई हुई नौकरी को भी मैंने इस रिजाइन कर दिया। आज ये बोलते हुए बड़ी प्राउड, बड़ी गुमान की फीलिंग होती है कि आज 17 साल से ज्यादा मुझे इस कारोबार को फुल टाइम एज अ करियर करते हुए हो गए। और पिछले 17 सालों में, क्योंकि इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है, तो अगर एक अन्न का दाना भी मेरे घर आया तो वो भी इसी काम की वजह से आया, और अगर जैगुआर कार आई तो वो भी इसी काम की वजह से ही आई। जब शुरुआत की थी दोस्तों, तब मोटरसाइकिल थी, फिर धीरे धीरे स्विफ्ट खरीदी, फिर मैग्नम ली, फिर BMW गाड़ी भी ली। मुझे याद है जब मैं BMW लेने जा रहा था, तो आपको दिखा होगा बहुत सारे शादियों में बहुत सारे बच्चे जो हैं माँ बाप से बोलते हैं मुझे गुब्बारा दिला दो। पंजाब के बच्चे और सारे माता पिता तो दिलाते नहीं, कुछ के दिला देते हैं। हेलो। तो जिनके माता पिता दिलाते नहीं, उन्हें गुब्बारा तो मिलता नहीं, तो वो अंदर से टूथपिक ले आते हैं कि बेटा जिसका है छोड़ूंगा नहीं उसको। ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर वो टूथपिक वाले बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जीवन में जो भी कुछ बड़ा कर रहा होता है फिर वो उसकी टूथपिक लगाते हैं। तो मुझे भी ऐसे बहुत लोग मिले, जब मैं BMW लेने जा रहा था तो लोगों ने बोला हाथी के दांत खाने के, और बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग ले लेते हैं प्रोग्रामों में जाने के लिए, वैसे इनके पास और कुछ होता नहीं है। तो मेरी जिद थी कि नहीं, ये तो तोड़ना ही है इस वहम को। तो उससे पहले मेरे पास 2 गाड़ियां थी, मैग्नम भी और स्विफ्ट भी। मैंने दोनों उसके 1 हफ्ते पहले बेच दी, इसी जिद में कि अब बेटा ऑप्शन ही नहीं है, अब एक ही गाड़ी है, अब बेटा सब्जी लेने भी जाना है तो BMW में ही जा सकते हैं, बाल कटाने जाना है तो BMW में ही जा सकते हैं। और मैंने 7.5 साल सिर्फ एक ही गाड़ी चलाई BMW, मैं रखी नहीं कोई, और ये प्रूव करने के लिए कि अगर आप सोचो तो हो तो सकता है। सिमिलरली जब मैंने जैगुआर ली तो बहुत लोगों ने, किसी ने बोल दिया अरे लोन वोन पे तो कोई भी ले लेता है, कौन सी बड़ी बात है, बाद में EMI नहीं चुका पाते हैं और गाड़ी उठा के ले जाते हैं लोन वाले। तो जिद थी, लेनी भी है, जैगुआर ही लेनी है, लाल वाला कलर ही लेना है, लेकिन बिना 1 रुपया लोन लिए ही गाड़ी को खरीदना है। और वो भी आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं पूरा कर पाया। गाड़ी भी आई, सेम जो मनचाहा कलर था वो आई, और बिना 1 रुपया लोन के आई। 1 रुपया लोन उस पर 2022 में फिर मैंने अपने लिए गोल बनाया था। मेरे पे गाड़ी का लोन तो था नहीं, और एक ही लोन था मेरे पास, घर का लोन, क्योंकि जब मैंने अपना घर बनाया था नोएडा में, तब उस पर मैंने 57 लाख रुपीस का होम लोन दिया था। तो 2022 में मन में आया कि यार अब लोन फ्री जीवन होना चाहिए। तो मैं उस दिन पहली बार
बैंक गया पता करने के लिए कि लोन कितना बचा हुआ। आप में से कोई है बाई चांस जिसका होम लोन चल रहा हो? ओके, मेरी एक बहुत दिल से आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज कभी बैंक जाके ये मत पूछना कि कितना बचा हुआ है और अगर जाओ तो वेल हार्ट लेके जाओ। मैं क्यों आत्मबीती बता रहा हूँ, मैंने 4.5 साल तक उस होम लोन की EMI दी। 2022 में गया और जाके पूछा जी 57 लाख का लोन लिया था, कितना बचा है? उन्होंने 15 मिनट कैलकुलेट करके बताया था, बस अब 60 लाख ही बचा है। एक्सक्यूज मी, 57 का तो लिया ही था, 4.5 साल से तो EMI दे रहा हूँ। बोले तो होम लोन का सिस्टम क्या है, जब RBI आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है तब हम आपकी EMI नहीं बढ़ाते, आपका टेन्योर बढ़ा देते हैं, जिससे आपका लोन बढ़ जाता है। मैंने कहा चलो आपकी बात मैं, अब ये बताओ जब RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देता है तब क्या करते हो? बोले तब हम आपकी इंतजार करते हैं, अगर आप आके चिट्ठी दोगे तो कम कर देंगे, नहीं तो जो चल रहा है वो चल। भगवान आप पूछ लो, आपकी कोई बैंकर होगा उससे पूछना, यही सिचुएशन है। उस दिन लगा भाई साहब ये लोन निपटाओ भाई, नहीं तो ये वही वाले लोन है कि दादा ने लिया था और पोता चुका था, इसको खत्म करो भाई सब। तो मैंने उस दिन अपने लिए टारगेट बनाया था। तो आज से 1.25 साल पहले आप लोगों की ब्लेसिंग से वो लास्ट लोन था जो मैंने खत्म किया, एंड आई एम लिविंग अ लोन फ्री लाइफ, 0 EMI ऑन माय हेड, नो होम लोन, नो गाड़ी का लोन, नो एनी ऑफ लोन, नो क्रेडिट कार्ड, नो कमेटी, नथिंग एट ऑल। लास्ट ईयर के लिए एक ड्रीम दिया था, बहुत सारी टीम को याद है, एक छोटी गाड़ी फैमिली के लिए, वाइफ के लिए लेनी थी, लेकिन वो भी मेरी अड़ी थी कि नहीं ऐसे नहीं लेनी यार, क्योंकि मेरे को मन था कि गाड़ी कैसे लेनी है कि जाना है ऐसे डेबिट कार्ड लेके जाना है और ऐसे स्वाइप करके गाड़ी लेके आनी है, ये प्रूव करने के लिए कि अगर आप सोचो तो जैसे एक आदमी कपड़े लेने जाता है वैसे चाहे तो गाड़ी भी लेके आ सकता है। तो लगभग वो 8.5 लाख रुपए की गाड़ी थी, i10 वाइफ के लिए मैंने ली थी नोएडा चलाने के लिए, लेकिन वो भी लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो भी भेजा था अगर याद हो, तो वो भी मैं पूरा कर पाया, गाड़ी भी आई, लेकिन वही सेम एक स्वाइप करके वो गाड़ी भी मैं ले पाया। ये सारी चीजें देखिए दोस्तों, आपको बताने के पीछे ये कोई कारण नहीं है कि मैं अपनी को शेखी बखा रहा हूँ, देखो जी मैं नथिंग, ये सब मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये सब मेरे साथ हो सकता है तो हो तो फिर ये आपके साथ भी सकता है। इस साल के लिए, लास्ट ईयर 2023 जब खत्म हुआ तो उसके लिए मैंने अपने लिए ड्रीम बनाया था कि अब मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि उसका ब्याज इतना आए कि उससे मेरे मंथ का घर का खर्चा चलना चाहिए। तो पिछले काफ़ी महीनों से वो ड्रीम भी मैं पूरा कर पाया, और अब जो भी मेरी इनकम आती है यहाँ से वो मेरे असल में प्रिंसिपल अमाउंट में जाके जुड़ जाती है, और अब बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है कि उसके इंटरेस्ट से ही आज मेरा घर जो है वो चल जाता है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए एक और ड्रीम मैंने देखा है, हालांकि मैंने शेयर किया था सिंगला जी से, मैं करके रहूँगा, लेकिन मैंने बहुत सारी कंट्रीज देखी हैं राजेंद्र जी, आप लोग जानते हैं, मैंने US भी देखी है, काफ़ी सारी कंट्रीज देखी, लेकिन एक सपना मैंने अभी वैसे ही करते करते आया कि एक प्रोग्राम करना है आनंद जी, ऐसे करके ना एक वो लगाना है जो कंट्रीज अभी भी, जैसे मैंने अभी जापान नहीं देखा, न्यूजीलैंड नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा, हाँ एशिया वाली मैंने ऑलमोस्ट सारी देखी, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, ये सब देख चुका हूँ मैं। US में 3 बार हुआ है, लेकिन US में भी एक और कंट्री है अलास्का, अगर आपने सुना अलास्का, तो ऐसे करके एक मैप लगाना है 8-10 कंट्रीज का, और मेरी वाइफ का नाम है गरिमा, उसको ऐसे वो देना है डांट, तो बोलना तेरे को जहाँ मारना मार, जिस पे जाके लगेगा उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसकी बुकिंग करानी है, वैसे हम यहाँ लेके जाएंगे। तो ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, और ये सिर्फ मैं अपने दिल को खुश करने के लिए मैं करना चाहता हूँ यार, कि ऐसा हो जैसे ना, जैसे वो पुराने जमाने नहीं बोलते थे बेटी तो ग्लोब पे ऐसे करके जहाँ उंगली रख दे आंख बंद करके वहीं चलेंगे घूमने के लिए, तो ग्लोब तो नहीं लेकिन कम से कम 10 कंट्रीज हों जिसपे ऐसे करके डार्ट मारेंगे, जिसपे लकली आ गया बस उसी पे लेके जाना है फैमिली को नेक्स्ट ईयर के लिए। ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है जो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया है। बहरहाल आज आप लोगों के सामने जो मैं आया हूँ, अभी तक जो जो हुआ उसकी हम लोग समरी करेंगे, क्योंकि कोई नई चीज मैं बताने के लिए आपके सामने नहीं आया। व्हाट नेक्स्ट इसकी एक क्लैरिटी देने के लिए आपके सामने आया।
बढ़िया है। कई बार क्या होता है, मोटिवेशन एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन कई बार दिमाग से निकल जाता है व्हाट नेक्स्ट। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर साहब, नाम तो सुना ही होगा। उनसे किसी ने पूछा कि जी जब आप क्रिकेट में इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, तो जब आप फील्ड में जाते हैं, बैटिंग करते हैं, तो उस समय आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है कि 100 मारने हैं, टीम को मैच जिताना है, आपका क्या एटीट्यूड या क्या थिंकिंग प्रोसेस होता है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब मैं पिच पे होता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, जो अगली बॉल आएगी मुझे उस अगली बॉल को पिछली बॉल से बेहतर खेलना है, बस सिर्फ इतनी सी चीज दिमाग में होती है। इंडिया जीतेगी हारेगी या क्या कितने रन मारने मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं होता, सिर्फ आई थिंक अबाउट द नेक्स्ट बॉल। तो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा लंबा सफर है जो हमें 2,10,000 रुपए हफ्ते तक पहुंचना है, ये लंबा सफर है। लेकिन आपका दिल क्या कहता है, हमारी अगली बॉल क्या है, हमारा अगली बॉल क्या है? क्या लगता है आपको, विच इज अवर नेक्स्ट बॉल? शिमला। सब लोग जोर से बोलो, क्या है? शिमला। शिमला, ये हमारी क्या होनी चाहिए? अगली बॉल। अगर शिमला बढ़िया हो गया तो फिर अगली बॉल के बारे में सोचेंगे। ये बात समझ आई सब लोगों को? जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, एक हमारे लीडर हैं, सीटीसी लीडर चंचल वत्स, बहुत अच्छी बात बोलते हैं वो बोलते हैं कि आपको दिल्ली जाना है रात को, तो क्या यहाँ से दिल्ली दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। गोरखपुर भी नहीं दिखाई देगा। तो रात को कितना दिखाई देगा हेडलाइट से? कितना दिख जाएगा आपको हेडलाइट से? 50 मीटर। हेलो, सही बात है कि नहीं? लेकिन जब आप 50 मीटर चल पड़ोगे तो क्या अगला 50 मीटर दिखेगा? जब उतना चल पड़ोगे तो क्या अगला दिखेगा? तो इट मीन्स अब हम यहाँ से ना तो चिंता करें 2,10,000 रुपए हफ्ते की, ना हम चिंता करें लाखों रुपए महीने की। यहाँ से हम बात करें शिमला। अगर शिमला की बॉल ठीक आई, फिर थाईलैंड की बॉल अपने आप आ सकती है, जो कंपनी का कॉन्टेस्ट है, आया नहीं? थाईलैंड की अगर 50 मीटर बढ़िया निकल गया, फिर हम आगे की कोई ना कोई संरचना कर सकते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, आई विल ओनली टॉक अबाउट द नेक्स्ट बॉल, शिमला। शिमला हुआ तो आप ये मानो आगे के लिए फिर रास्ता जो है वो शिमला होते हुए ही जाएगा। तो थाईलैंड वाया शिमला नहीं, यू कैन गो थाईलैंड वाया शिमला। तो जल्दी से शिमला करते हैं, हफ्ते भर में शिमला निपटाते हैं। अगर हफ्ते भर में शिमला निपट गया तो थाईलैंड उससे अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते निपट ही जाएगा। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई तो से यस। सब लोग बोलेंगे से यस। तो शिमला के लिए करना क्या है आप लोग बताइए, याद हो किसी को क्या करना है? 1,30,000 पीछे वाले भैया जी, क्या करना है शिमला के लिए? 1 लाख। कितने लोगों को पता है ये बात? अच्छा, नहीं भी पता तो मैं बोल देता हूं, 1 लाख रुपए की सामान जो है, या 1 लाख रुपए का आपने रीपरचेजिंग करनी है, जिसको आगे आपने सेल करना है। यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, दूसरी चीज, क्या ये संभव है या वैसे ही हवा में बोल रहे हैं? कितने लोग बोलते हैं संभव तो नहीं है, ये वैसे ही गप्पे मारते हैं। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं संभव तो है? संभव कैसे संभव है? संभव क्यों लगता है आपको? अच्छा, 1 लाख रुपए का खरीदना ज्यादा मुश्किल है या बेचना? कितने लोग बोलते हैं 1 लाख रुपए का, आप सवाल समझ गए? 1 लाख रुपए की चीज खरीदना मुश्किल या बेचना मुश्किल? बेचना। कितने लोग बोलते हैं खरीदना मुश्किल? जितने कोई पैसे नहीं है उसके लिए खरीदना मुश्किल, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को पता हो कि मैं बेच ही दूंगा, फिर खरीदना कितना मुश्किल? तो पता नहीं। इसका मतलब अगर बेचने वाली चीज समझ में आ जाए या बेचने की कला आ जाए तो खरीदने में किसी को कोई दिक्कत? बोलो, फिर तो कह रहा हूं उधार लेके ले लेंगे यार, हमें पता ही है। तो एक काम करते हैं, मुश्किल वाले सवाल को हल करते हैं, आसान वाला अपने आप हो जाएगा। बोलो यस। तो खरीदने की जिम्मेवारी आपकी, बेचेंगे कैसे ये सिखाने की मेरी। पक्का? लेकिन देखो, सीखने के बाद ना पलट मचाना है। पक्का? अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि 1 लाख रुपए का सामान आप बेच कैसे सकते हो, फिर तो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और सच बताऊं तो बहुत सारे लोगों को जो डर है वो इसी शब्द से लगता है, जिस शब्द को बोलते हैं दोस्तों सेलिंग। कितने दिल से बता, कितने लोग हैं जिनको सेलिंग से डर लगता है? तो एक बार हाथ खड़ा करें ना, जिनको लगता है।
अच्छा दूसरे कितने जिनको बिल्कुल नहीं लगता सेलिंग सोलिंग में क्या चक्कर है? वेरी गुड। चलो फिर आलोक जी वाली बात में पूछता हूँ, जिन्होंने दोनों में नहीं खड़े किया थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, हाथ खड़े करने से लगता है, कहीं आप खड़े ही ना कर लो। चलिए देखिए, सेलिंग नाम के शब्द से बहुत लोगों को डर लगता है, इंक्लूडिंग मी। वो झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं उन्हें डर नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कि उनको अब कुछ चीजें प्रैक्टिस करते हुए ऐसी आ गई कि अब डर नहीं लगता। लेकिन इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये बोले ना तो आज डर लगता है ना कभी लगता था, कभी ना कभी तो पहले लगता था। कारण सेलिंग एक ऐसा शब्द है जिसके साथ एक वहम आता है। क्या वहम आता है? सेलिंग जैसे ही कान में पड़ता है ऐसा लगता है हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? yes. पंजाबी में बोले तो धक्का करना पड़ेगा, है? हाँ या नहीं बोलो ना, धक्का करना पड़ेगा। हाँ या नहीं बोलो ना, सही बोलो। या फिर थोड़ा चतुर चालाक होके इसकी इच्छा के विरुद्ध जाके इसको कुछ चेपना पड़ेगा। या जैसे दिल्ली वाले भाषा में बोलते हैं गंजे को हेलो, ये नॉर्मली बोलते नहीं। बढ़िया सेल्समैन कौन है जो गंजे को भी बोलता है, गंजे कंगी तो नहीं। कुछ लोगों के लिए सेलिंग इसलिए बहुत मुश्किल होती है, उनको लगता है देखो बता तो देंगे, हम कोई मांगते हैं वाले पैसे क्यों मांगे, इसने हमें मांगे पैसे, तो उनको मांगने में बड़ी गुस्सा आती है। हाँ या नहीं बोलो ना। ये सारी चीजें हमें सेलिंग करने से रोक देती हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है सेलिंग का मतलब है पुशिंग। सेलिंग का मतलब है पुशिंग। पुशिंग मतलब किसी को। तो आज मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग की डिक्शनरी में इस शब्द के अर्थ को बदल के देखिए और आज से मेरे पीछे बोलिए, सेलिंग पुशिंग नहीं होती। पीछे वाले भी सेलिंग पुशिंग नहीं होती। बिल्कुल पीछे वाले सेलिंग पुशिंग नहीं होती। अब सवाल ये, अगर पुशिंग नहीं होती तो सेलिंग होती क्या है? तो आज उसको सही इंटरप्रिटेशन करते हैं। सेलिंग हेल्पिंग होती है। बात समझ आई? तो आज के बाद जब भी दिमाग में आए कि मुझे सेल करना है या मुझे सेल करना है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? मुझे क्या करना है? हेल्पिंग। अच्छा, हेल्पिंग से कितने लोगों को घबराहट नहीं होती? हेल्पिंग तो जितनी मर्जी करा, और यहाँ तो वैसे ही पंजाब वाले हैं तो यहाँ तो मदद करने में, यहाँ तो वो वाला हालत है कि जिसको रोड नहीं भी क्रॉस करनी उसको भी करा दें। मदद तो भाई साहब बिल्कुल हलक में डाल के, ऐसे कैसे? हेलो। तो लेकिन आप इसको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, आप इसको महसूस करिए। ये सत्य है दोस्तों। गंजे को कंघी बेचना सेलिंग नहीं है। गंजे को बाल आए ऐसा तेल बेचना है ताकि वो कंघी खरीदे। ताकि तेल भी बिके, कंघी भी। याद रहेगी मेरी बात? तो आपकी जो नियत है वो सेलिंग की या पुशिंग की नहीं, वो किसकी होनी चाहिए दोस्तों? आप यकीन नहीं करेंगे, 50% आपकी क्लोजिंग आपकी नियत पे निर्भर करती है। 50%। सिर्फ नियत बदल देने से ही आपका काम 50% आसान हो जाता है। लेकिन शर्त यह है, हमेशा जब भी किसी के पास जाएं, अगर नियत है ये 4 गोस्त्र लेगा तो मेरा शिमला होगा, और ये 4 गोस्त्र लेगा तो इसका खेत पहले से बेहतर होगा। इन दोनों नियत में जमीन आसमान का। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई तो सही है। तो सेलिंग क्या होती है दोस्तों? हेल्पिंग होती है। सेलिंग क्या होती है? दूसरी चीज, मेरे पास बोर्ड नहीं है बट वैसे ही इमेजिन करते हैं।
एक स्पेलिंग है क्लोजिंग। क्लोजिंग का क्या मतलब होता है? सेल को क्लोज करना। स्पेलिंग पढ़िए उसकी क्या है? और एक शब्द है लूजिंग, मतलब सेल क्लोज करना या सेल को लूज करना। लूजिंग की क्या स्पेलिंग है? तो क्लोजिंग में और लूजिंग में, इन दोनों स्पेलिंग में क्या फर्क है? सिर्फ सी। ध्यान से आप देखेंगे तो सिर्फ सी का फर्क है। इसका मतलब आप सेल क्लोज कर पाएंगे या सेल लूज कर देंगे, ये सी पे निर्भर करता है। अब सवाल ये है कि ये सी क्या है, तो ध्यान से सुनिए। सी का मतलब होता है करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स, सही शब्दों का चयन या इस्तेमाल। इंसानी दिमाग दोस्तों एक ताला है। आप जिससे भी बात करते हैं उसका दिमाग एक ताला है, और आपके शब्द उस ताले की चाबी। अगर आपके पास सही शब्दों की चाबी है तो आप कोई भी ताला आसानी से खोल सकते हैं। लेकिन अगर शब्द सही नहीं है, अगर चाबी गलत है, तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं ताले खुलने की जगह और जाम हुए जा रहे हैं, और फिर वो कहते हैं जी ताला ही टूट गया, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा, अब तो संबंध ही खत्म हो गया। आपने गलत शब्दों की चाबी लगा लगा के ताले ही तोड़ दिए सर। हेलो। तो सही शब्द सीखना चाहते हैं? yes! सही शब्द सीखना चाहते हैं? yes! तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो सही शब्द आपको सिखा के जाऊंगा। पक्का? अगली बार, इस बार क्यों नहीं? सर कह रहे हैं अगली बार ही क्यों, इस बार क्यों नहीं? क्योंकि अगर अगली बार नहीं बोलूंगा तो फिर आप मुझे सुनने दोबारा आओगे। नहीं, आज ही सिखा। अच्छा चलिए फिर आज, फिर देखो अगर अब लेट हुआ तो यही जिम्मेवार है। चलिए पीछे वाले लोग सीखना चाहते हैं? yes! पक्का सीखना चाहते हैं? yes! तो ध्यान से सुनिए, अगर आप सही शब्द लगाना चाहते हैं तो सही शब्द कैसे लगाए जाएं, अब एक साइंटिफिक प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं, उसको समझेंगे तो पूरी सेलिंग की प्रोसेस आपके समझ में आएगी। देखिए सेलिंग क्या है दोस्तों? सेलिंग इज लाइक एन आर्ट, एक कला है। जैसे डांसिंग क्या होती है? कला। सिंगिंग क्या होती है? कला। कुकिंग क्या होती है? हर आर्ट के पीछे, पर्दे के पीछे एक साइंस होती है। अगर आपको उस कला में एक्सपर्ट बनना है तो उसके पीछे की साइंस को आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे जो लोग यहाँ है कोई जो सिंगिंग प्रोफेशनली करते हैं या करने की कोशिश करते हैं? एनीबॉडी? नो वन। सुना तो होगा आपने, अगर कोई सिंगिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उसकी सरगम की प्रैक्टिस होती है। उसे कैसे सिखाते हैं? सारे। तो